हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्लास 8 का साइंस। और जैसा कि हमने पहला चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है मानव निर्मित वस्तुएं। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। तो जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहे होंगे बहुत सी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं मोटर का, मकान का, साइकिल का, उर्वरक, खिलौना, कपड़ा, कांच, हवाई जहाज़, खेल का सामान, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं प्रेजेंट टाइम में, मोबाइल भी आपके हाथ में इसमें चल रहा है, आप मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं। तो ये जो मानव द्वारा बनाई जा रही हैं वस्तुएं उनको हम बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। जबकि अगर प्राकृतिक की बात करते हैं, जो नेचर द्वारा यानी नेचुरल होती हैं, जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होती हैं, जो प्राकृतिक वर्ग द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। तो पहला प्रश्न इसी कड़ी में हम देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई तालिका में 10 प्राकृतिक प्रदत्त तथा 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखकर तालिका को पूरा करें। तो ये तालिका दी गई है जिसमें हमें 10 मानव निर्मित तथा 10 प्राकृतिक द्वारा जो वस्तुएं बनी हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इस तरह कॉलम बनाएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। एक कॉलम में पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, और कितने हमको लिखने हैं, पूरे टोटल 10 यानी कि 10। दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन यानी कि प्राकृतिक द्वारा बनाई गई वस्तुएं। तीसरे कॉलम में लिखेंगे मानव निर्मित वस्तुएं, या इसमें लिख सकते थे प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। तो अगर हम प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं की बात करते हैं तो कौन सी चीज़ है, मिट्टी तो हम बना नहीं सकते हैं, मिट्टी मानव बना नहीं सकता है। तो बच्चों मिट्टी कैसी हो जाएंगी, जो मिट्टी हो जाएंगी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन या प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं। सूर्य को हम बना नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक है। नदी भी हमारी प्राकृतिक है। पहाड़ है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चंद्रमा, खनिज, तारे, समुद्र, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं जिसको अगर आपके मन में जो विचार आता है अगर वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखाया गया है वही सही हो। सही तो ये है, लेकिन मतलब कि अपने मन से करेंगे तो और बेटर होगा। अगर हम बात करते हैं मानव निर्मित वस्तुओं की, तो मानव निर्मित वस्तुएं हैं जैसे कि मोटर है, मकान मनुष्य बनाता है, साइकिल मनुष्य बनाता है। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक भी मनुष्य बनाता है। खिलौने हैं, कपड़े हैं, कांच है, हवाई जहाज़, खेल का सामान, जलयान यानी कि जो पानी में चलने वाली जहाज़ें होती हैं उनको हम जलयान बोलते हैं। तो ये सब जो इतनी भी चीज़ें 10 यहाँ पे टोटल दी गई हैं, ये कौन बनाता है, इसको बनाता है मानव, इसलिए इसको बोला गया मानव निर्मित वस्तुएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है, अधोलिखित तालिका को पूरा कीजिए, पूरा करके लिखना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ तालिका दी गई हैं जिसको हमको पूरा करना है। हमें पहले 3 कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में कार्य, और तीसरे में उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं। तो हमें ये चीज़ दिया है क्वेश्चन में, कपड़ा धोना, भोजन पकाना, सिलाई, घर की सजावट, बुनाई, मकान की सफाई, दांतों की सफाई, नहाना। तो इसका हमें अपने जीवन में उपयोग यानी मानव निर्मित उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं। कपड़ा धोने में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती हैं जो कि मानव निर्मित है, तो ये चीज़ हमको लिखना है इसके सामने। तो कपड़ा धोने में हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात जो कि, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है मानव निर्मित रहना चाहिए। हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पानी कैसी है, पानी हमारा प्राकृतिक है, तो पानी का हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही बताना है जो मानव निर्मित है। तो कपड़ा धोने हम किस किस से कपड़ा धो सकते हैं, किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे साबुन होगा तो हम कपड़े को धुल सकते हैं। डिटर्जेंट हमारा हो जाएगा, बाल्टी होनी चाहिए, टब आदि। तो ये सब जो हैं
ये कपड़ा धोने के काम आती है, जो कि ये, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कैसी होनी चाहिए, मानव निर्मित होनी चाहिए। भोजन पकाने में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती हैं जो कि मानव निर्मित हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, यानी कि इसमें इस वाले कॉलम में लिखेंगे गैस स्टोव, सिलेंडर, तवा, आटा आदि। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे यहाँ पे मानव निर्मित की बात की जा रही है। अगर हम खाना पकाने के अगर प्राकृतिक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एलपीजी हमारा होता है, एलपीजी गैस होता है, या हम गैस स्टोव से बनाते हैं तो केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लकड़ी हमको प्राकृतिक से मिलती हैं। तो हमें प्राकृतिक वाली नहीं लिखनी है, सिर्फ यहाँ पे मानव निर्मित लिखनी है, तो इसलिए हमें मानव निर्मित में ध्यान में रखना है। इसी प्रकार सिलाई की बात करते हैं, सिलाई करने में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती हैं जो मानव निर्मित है? तो सिलाई के लिए सिलाई मशीन सबसे पहले ज़रूरी है, हमें सुई होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए आदि। और भी वस्तुएं हो सकती हैं, फिलहाल हमें 2-4 ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अगला है पॉइंट नंबर 4, घर की सजावट के लिए प्राकृतिक चीज़ें क्या होनी चाहिए? फूलदान होना चाहिए। यहाँ पे फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूल तो मान लो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि जो प्राकृतिक ना होकर के जो मान लीजिए जो आर्टिफिशियल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मानव द्वारा, कपड़े से आप देखते नहीं आजकल देखते होंगे आर्टिफिशियल फूल आ रहे हैं, तो ये भी सही हो सकता है, गलत भी, मतलब कि दोनों चीज़ के लिए फूल हो सकता है, क्योंकि फूल कुछ प्राकृतिक भी होती हैं, और जो अगर कपड़े के वाले फूल की बात करते हैं, जो मानव निर्मित फूल की बात करते हैं, तो उसके लिए सही होगा। तो यहाँ पे दोनों सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप अगर लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई काट नहीं सकता है। अगर थोड़ा सा इसमें बता देंगे मानव निर्मित फूल तो बेटर हो जाएगा, इसमें आपको और भी आंसर सही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मानव निर्मित फूल। सीनरी मनुष्य बनाते हैं आदि, ये सब क्या है? घर की सजावट में जो मानव निर्मित वस्तुएँ हैं वे काम आती हैं। इसी प्रकार बुनाई में क्या इस्तेमाल होता है? ऊन, सलाई, सुई आदि। ऊन अगर बात करते हैं नॉर्मल ऊन की तो ये हम बनाते हैं, अगर बात करते हैं भेड़ की ऊन का तो हमारा प्राकृतिक हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार की है। मकान की सफाई के लिए झाड़ू होना चाहिए, वाइपर होना चाहिए, और आपका झाड़ना, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। अगर आप झाड़ेंगे नहीं तो कैसे साफ होगा? मकान की सफाई कैसे होगी? अगला है दांत की सफाई के लिए ब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, ये सब किसी मानव निर्मित हैं। नहाने में कौन कौन सी वस्तुएं काम आती हैं? तो नहाने में साबुन, बाल्टी, मग आदि ये सब काम आते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कृषि कार्य में उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाएं। तो हमें कृषि कार्य में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में ली जाती हैं उसका हमें सूची बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रम संख्या वस्तु, ये एक ही लाइन में है पूरा, इसको आप पूरा खींच लेंगे और क्रम संख्या नीचे बढ़ाते चले जाएंगे। 6 यहाँ पे हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 टोटल। इसी प्रकार 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरी तरफ लिखेंगे वस्तुएं। तो कृषि कार्य में उपयोगी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? कृषि कार्य में उपयोगी हमारा है खुरपी। सबसे पहले हम खुरपी का इस्तेमाल करते हैं निराई उराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, या घास फूस करने के लिए आप देखते होंगे गाँव में। कल्टीवेटर, उर्वरक, थ्रेसर और हल, ये सब क्या है? जुताई, उर्वरक हमारे जो कंपोस्ट खाद है, खाद के उपयोग करते हैं। थ्रेसर का आप देखते हैं गेहूँ थ्रेसर करने के लिए उसको बात करते हैं, अगर गांव की लैंग्वेज में उसको दाने के जो थ्रेसर से दाया जाता है, इस प्रकार बोलते हैं। ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कृषि कार्य में। कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, नलकूप का इस्तेमाल करते हैं, भैंसा गाड़ी की इस्तेमाल करते हैं, और फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये धीरे धीरे भैंसा गाड़ी का इसमें लुप्त होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं पर देखेंगे कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग अभी किया जा रहा है। तो ये सब हमारे कृषि कार्य में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं। तो अपने आप से ये क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं, कृषि कार्य में कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपको देखे होंगे खेती करते हुए कुदाल, फावड़ा, कितनी चीज़ें आप गिना सकते हैं, बहुत चीज़ें गिना सकते हैं। तो वो जो जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सबको लिखना है, कम से कम 10 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के साबुनों का अवलोकन करें तथा नहाने, कपड़ा धोने एवं बर्तन साफ करने वालों साबुनों की सूची बनाएं। हम देखते होंगे बहुत प्रकार से साबुन आजकल मार्केट में उपस्थित हैं, तो उनमें से हमें क्या करना है? सबसे पहले अवलोकन करना है विभिन्न प्रकार के साबुनों का, जिसमें से हमें कुछ सूची बनानी है। जैसे कि यहाँ पे नहाने वाला साबुन कौन सा होता है, कपड़ा धोने वाला साबुन कौन सा होता है,
या बर्तन साफ़ करने वाला साबुन कौन सा होता है। आपने देखा होगा मार्केट में आपके घर में ख़रीद कर आता होगा, तो कुछ नहाने वाले साबुन का नाम अलग रहता है और कुछ कपड़ा धुलने वाले का नाम अलग रहता है और बर्तन धुलने वाले का नाम अलग रहता है। तो जो ये नाम रहते हैं सबका एक 3 सूची बना लेना है। एक पहले सूची में लिखना है क्रमांक संख्या, दूसरे में नहाने वाला साबुन, तीसरे सूची में हम डालेंगे कपड़ा धोने वाला साबुन और चौथे सूची में हम डालेंगे बर्तन साफ़ करने का साबुन। तो अगर हम बात करेंगे पहले नहाने का साबुन में कौन सा हम साबुन इस्तेमाल करते हैं। बहुत से साबुन हैं, आपने नाम सुना होगा लक्स, आपने डब का नाम सुना होगा, पियर्स का नाम सुना होगा, मोती है, मार्गो है, इसमें देख रहे होंगे पतंजलि का भी आया हुआ है और बहुत ढेर सारे हैं। इसमें आप वीनस का भी साबुन आता है। तो जितने भी नहाने वाले साबुन हैं, आपको जितने भी याद आते हैं अपने मन से, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कपड़ा धोने की, तो रिन का नाम सुना होगा, फेना का नाम सुना है, व्हील का आपने सुना है, घड़ी, निरमा और सर्फ एक्सेल, ये सब क्या है कि कपड़े धुलने के काम आते हैं सब साबुन। अगर बर्तन धोने की बात करते हैं तो आपने सबसे ज़्यादा देखता होगा सबसे ज़्यादा विम बार का आपने नाम सुना होगा, निप, प्रिल, ये सब क्या है, ये सब हमारे बर्तन धुलने वाले साबुन हैं। अब आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। ये तो सबसे पहले हमने कुछ मानव निर्मित से वस्तुओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने सही का निशान या चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा, उसका 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उसका नाम लिखना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर का, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। वही थर्माकोल जिस पे आप लोग ड्राइंग बनाते हैं, जो बहुत हल्का होता है, ठीक है, छोटे छोटे इसमें दाने होते हैं इस प्रकार से गोले गोले, तो उसी थर्माकोल की बात कर रहा है। तो उसका नाम दूसरा नाम, अगर वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा है, जो हमको केमिकली यानी कि इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है उसकी बात कर रहा है, तो साइंस की लैंग्वेज में पूछ रहा है तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या होता है, स्टाइरोन उसका नाम होता है, स्टाइरोन। तो इसको आप याद कर लेंगे, स्टाइरोन किसका नाम है, थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बन जाता है प्रश्न नंबर का, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। तो पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन यानी उर्वरक होता है, वो कहीं ना कहीं पौधों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे का जो अपना पोषक तत्व लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, अपनी जड़ों द्वारा लेते हैं। और कहाँ से, नाइट्रोजन युक्त जो होता है वो उनकी जड़ों द्वारा, इससे खनिज में मिले रहते हैं, मिट्टी में मिले रहते हैं, वहाँ से अपना पोषक लेते हैं। अगर उसकी बात करते हैं अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो भोजन वो हमेशा पत्तियों से बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, क्लोरोफिल हरित लवण के कारण। आपने सुना होगा पर्णहरित हरित लवक या क्लोरोफिल, जो आपका हरित लवक होता है उसके द्वारा ये अपना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, जो कि पत्तियों द्वारा इनका भोजन बनाया जाता है। अगर पोषण की बात करते हैं, पोषण कहाँ से लेते हैं, तो हम बताएंगे जड़ों से लेते हैं। कैसे, जो पोषण का मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है, इसको आप याद करेंगे। और पेड़ पौधे हमेशा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करते हैं, खींचते हैं, मतलब कि सांस के तौर पे लेते हैं, जबकि O2 हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमको हमारा जीवन संभव हो। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम इंसान की मृत्यु हो जाए। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को आप लगाना जारी रखें, पेड़ पौधे की कमी नहीं होने पाए। हम कहते हैं ना, हमेशा सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने भावी पीढ़ी के लिए पेड़ पौधे लगाने बहुत ही अनिवार्य है। प्रश्न नंबर का, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। अगर हम किसी फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं, जब हम कांच का निर्माण करते हैं, तो जो कांच बनता है किस प्रकार का होता है। अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करता है, यानी फेरिक आयरन की बात कर रहा है, ऑक्साइड ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड की बात करता है, अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो निर्मित उससे बनने वाला कांच होता है किस कलर का होता है। तो आपको याद रखना है, जो कलर बनेगा वो कैसा बनेगा, हरा उसका कलर बन जाएगा जो कांच निर्मित होगा। प्रश्न नंबर घ, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। जो अब कांच की बात चल रहा है यहाँ पे, तो खिड़कियों में कौन से कांच का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चों आप लोग देखते होंगे विंडो लगी होती है आपके घरों में, वहाँ पे कौन सा कांच का हम उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम जो साधारण एवं मृदु
मृदु कांच होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो दा है आपका सही हो जाएगा, साधारण या मृदु कांच। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो चीज़ अगर सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है, अगर गलत है तो उसके सामने गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, फोटोक्रॉमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाते हैं। तो सिल्वर का जो होता है प्रतीक चिन्ह होता है Ag और आयोडाइड का होता है I। यानी कहीं ना कहीं अगर हमें फोटोक्रॉमिक कांच प्राप्त करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे, सिल्वर आयोडाइड मिलाएंगे तो हमें फोटोक्रॉमिक का कांच प्राप्त होगा। ये चीज़ सही है गलत है? तो ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सही। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, खा रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो रेयान की अगर बात करते हैं तो रेयान हमारा प्राकृतिक रेशा नहीं, इसको मानव निर्मित रेशा है, ये मानव ने इसको बनाया है, तो यानी हमारा ये हो जाएगा गलत। रेयान प्राकृतिक रेशा ना होकर के मानव निर्मित रेशा है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, सीमेंट साबुन उर्वरक प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये सब कैसी हैं। सीमेंट आप बताइए, मानव ने बनाया, सही बात। साबुन किसने बनाया, साबुन को मानव ने बनाया। उर्वरक किसने बनाया, मानव ने बनाया। प्लास्टिक किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं, तो इसके सामने हमें क्या लगाना है, सही। तो यानी कि ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही। अगर बात करें घाव वाले का, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जो हमारे एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनका उपयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक में। ऐसा है, बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में रिएक्शन ना हो उसके लिए उपयोग की जाती हैं। तो ये कीटाणुनाशक के इस्तेमाल में नहीं होता, इस्तेमाल होता है, इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी इसके सामने हम लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को हमें यहाँ पे भरना है। पहला शब्द यहाँ पे साबुन है, प्राकृतिक है, बर्तन है, संश्लेषित है, परावैगनी है। इन्हीं शब्दों को यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो ये ऊपर दिए गए वही चीज़ यहाँ पे भरनी है, लेकिन किसमें क्या भरना है वो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न का वाला, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के, यहाँ पे खाली स्थान था, प्लास्टिक के क्या बनाने के लिए किया जाता है, तो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उसमें मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें जो बर्तन वाला सिस्टम है कहाँ पे आ जाएगा, लग जाएगा पहले वाले में। सूता, रेशम, ऊन, ये सब के क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सूत जो होता है, रेशम होता है, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं जो शहतूत के वृक्ष पे रहते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, प्राकृतिक रेशे। धूप के चश्मे, सूर्य की, यहाँ पे खाली स्थान था, किरणों से आँखों को बचाता है। जो धूप के चश्मे होते हैं, आप देखते होंगे जब धूप का चश्मा हम पहनते हैं, जब धूप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पहले वो एकदम पूरा जो उसका चश्मा होता है ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा हम आँखों को देख सकते हैं। लेकिन जैसे धूप में पहुँचते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, एकदम काला हो जाता है। तो वो क्या करता है, हमें सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो उनसे हमारा क्या करता है, हमारी आँखों की रक्षा करता है, हमारी उन किरणों से हमारी आँखों को बचाता है। तो क्या इसमें लिखेंगे इस खाली स्थान में, पराबैंगनी किरण। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, प्रतीक चिन्ह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। NaOH और वनस्पति तेल की क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, साबुन। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। तो खाली स्थान में आपको क्या भरना है, साबुन भरना है। इसी प्रकार से अगला है, खाली स्थान है आपके, खाली स्थान के बाद रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो जो संश्लेषित रेशा होता है उसके जो कपड़े बनते हैं वो अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या भरना था, संश्लेषित आपको यहाँ पे भरना था।
तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें छोटे ज़्यादा बड़ा नहीं, लॉन्ग भी नहीं देना है, संक्षेप में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर का है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं और मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनसे आप क्या समझते हैं, इनको संक्षेप में बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर का, प्राकृतिक से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। पहाड़, नदी, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। अगर बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की, प्राकृतिक वस्तुओं की अगर बात करते हैं तो जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं, यानी जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त वस्तुएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपने देखा पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु, ये सब क्या है, हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें, इसने पूछा है मानव निर्मित वस्तु से क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं, जिन वस्तुओं को मानव बनाता है उन्हें हम बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे कि वस्त्र है, कृषि यंत्र है, मकान, साबुन, सीमेंट, बहुत सी चीज़ें हैं जो मानव बनाता है। मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कितने भी चीज़ गिनाते जाइए आपकी जो सामने दिख रही हैं उसमें से 90% कितनी चीज़ें मनुष्य बनाता है उनको नाम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि इसमें संक्षेप में उत्तर देना है, बहुत लॉन्ग नहीं देना है। तो 2-4 उदाहरण आप दे सकते हैं, बस उतना ही इनफ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर खा। किसी चार प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो हमें जो कांच हम इस्तेमाल देखते होंगे तो उसमें कई वेराइटीज़ होते हैं, तो हमको कुछ वैरायटी के नाम लिखने हैं कि कितने प्रकार के, कम से कम 4 प्रकार के कांच के नाम लिखने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कांच हैं? पहला तो साधारण या मृदु कांच, दूसरा होता है कठोर कांच, तीसरा होता है फ्लैट कांच और चौथा होता है फोटोक्रॉमिक कांच। आपने देखा फोटोक्रॉमिक कांच किससे बनता है? जब हम सिल्वर आयोडाइड मिला देते हैं, अगर कांच का निर्माण कर रहे होते हैं उसमें का सिल्वर आयोडाइड का मात्रा मिला दिया जाता है तो कहीं ना कहीं फोटोक्रॉमिक कांच का बन जाती है। इन सब कांचों का अलग अलग अपना उपयोग है। कठोर कांच कहाँ पे लगना होता है कि हर जगह अपना अलग, जिसे हम नहीं देखते होंगे, पत्थर भी कई प्रकार से होते हैं। अब देखते होंगे कुछ ऐसे पत्थर की कहीं पे अलग जगह पे होते हैं, कहीं मोटे पतले, जैसे इसी प्रकार से कांच भी होता है। कोई बहुत स्ट्रांग होता है, कोई बहुत टेम्परेचर ज़्यादा सह सकता है, कोई बहुत कम टेम्परेचर पे उसको अगर उसको गर्म करोगे तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, हो जाता है, पिघल जाता है। तो कुछ ऐसे कांच होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दे दो जल्दी टूटते हैं। जैसे अपने परखनली देखते होंगे वो उसका इस्तेमाल किया जाता है आपके लेबोरेटरी में। जो लैब में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते होंगे परखनली वहाँ पे होता है, पिपेट होता है, आपका कई चीज़ें जो बनती हैं लैब की चीज़ें, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कांच होती है। इसको हम फिलेंट कांच का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो ये जो जितनी भी कांचें यहाँ पे दी गई हैं कहीं ना कहीं उनका अलग अलग अपना उपयोग है, इसलिए कांच भी कई प्रकार के होते हैं। तो कम से कम 4 प्रकार के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको इसको 4 प्रकार के कांचों को कांच के नाम को याद कर लेना है। कौन कौन सा? साधारण, कठोर, फ्लैट और फोटोक्रॉमिक कांच, इनको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिन तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन आपने देखते होंगे कौन कौन सा उपयोग कहाँ पे होता है, टेफ्लॉन, एक्रिलिन तथा बेकेलाइट। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा। उत्तर में लिखेंगे पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, जो हम थैली बनाते हैं देखते हैं कि सामान ढोने के लिए उसका उपयोग करते हैं पॉलीथीन का, और भी जगह कई जगह इस्तेमाल होती हैं। टेफ्लॉन की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है? नॉन प्लास्टिक जो बर्तन होते हैं हमारे उनको बनाने में हम उपयोग करते हैं, जो कि उष्मारोधी परत चढ़ाने में काम आता है। नॉन प्लास्टिक बर्तन में देखें जो काले काले बर्तन नहीं होते हैं जो आजकल देखते होंगे, कुकर उस तरह का आता है, एक कढ़ाई होती है उस तरह की जो काले काले दिखते हैं, वो नीचे साइड में, वो सब नॉन प्लास्टिक के वो क्या होते हैं, उसमें जो प्रतिरोधी उनका जो परत होता है उसमें प्रतिरोधी होता है। इसी प्रकार से एक्रिलिक का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पे होता है? कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। जो कार और ट्रकों की खिड़कियाँ बनती हैं वो डिफरेंट टाइप की जो कांच होती हैं एक्रिलिन होती हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से बेकेलाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? बेकेलाइट का उपयोग हम देखते हैं बिजली का प्लग, हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। जो बिजली का हमारा प्लग होता है उसमें जो स्विच हपके होते हैं, कंघी होता है, पैन होता है और हत्थे बनाने में किया जाता है। जो हम लोग हत्था इस्तेमाल करते हैं पैन के,
और कंघी देखते होंगे, जो कंघी हम इस्तेमाल करते हैं उसका किसका बना होता है, बैकलाइट होता है उसका बनाया जाता है। जो स्विच आपने सबसे अच्छा उदाहरण का स्विच है, आप बोर्ड को देखते हैं जो प्लग ऑन करते हैं, जो प्लग लग होता है आपका बोर्ड में इस्तेमाल होता है, सब कहाँ किस कांच के सॉरी किस प्लास्टिक के बना होते हैं, तो बैकलाइट का है, हमारा बैकलाइट का बना होता है। तो आप लोग इसके उदाहरण से देख लेंगे कि बैकलाइट का उपयोग कहाँ पे होता है, एक्रिलिन का उपयोग कहाँ होता है, टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ पे होता है, और इसी प्रकार से पॉलीथीन का उपयोग कहाँ पे होता है। बस इतना ही आपको याद करने हैं। प्रश्न नंबर अगला है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो हमें लिखना है साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर है। सबसे पहले हम डालेंगे 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे साबुन और एक तरफ लिखेंगे अपमार्जक। साबुन में लिखेंगे यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो हमारे वनस्पति तेल होते हैं प्लस अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ पे H बना लीजिए, NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले ले या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, और कौन क्या ले ले, वनस्पति तेल। अगर इसका हम पारस्परिक क्या कर दे, क्रिया करा दे, अब क्रिया करा दे तो कहीं ना कहीं हमारा जो साबुन हो जाएगा, बन जाएगा। अगर बात करते हैं अपमार्जक की, अपमार्जक हमें कहाँ से मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनाते हैं। ये पेट्रोल हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। जो पेट्रोल हमारा होता है या जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे बनाते हैं हम किसको, अपमार्जक को। अगर हम देखें, अगर सेकंड पॉइंट देखें साबुन कैसे साबुन का क्या अंतर है और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो जो साबुन होता है कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है ना सफाई होती है। अगर जो हमारा कठोर जल होगा, जल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा मृदुल का जल होता है और दूसरा होता है कठोर जल। तो कह सकते हैं मीठा जल और कठोर जल। तो जो कठोर जल हमारा होता है, जिसको हम कठोरता की बात करते हैं, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल तब जानेंगे जब आप हाई स्कूल में या 9th में जब पहुँचेंगे, तब उसके बाद थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जो चीज़ आए उतनी समझ लीजिए। तो यहाँ बात करते हैं, अगर कठोर जल के साथ साबुन को आप क्या करेंगे, अपने कपड़े धुलेंगे तो उसमें झाग निकलेगा नहीं बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा कई बार जब साबुन को घिसेंगे तो जा कर के वो धीरे धीरे तब जा कर के साबुन में झाग देगा, वरना नहीं देगा। जबकि अगर अपमार्जक की बात करते हैं तो ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इससे प्रकार कपड़े सुगंधता से साफ हो जाते हैं। जो अपमार्जक हमारा होता है, कहीं ना कहीं जो कठोर जल भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी झाग बना देता है और हमारे कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट, दोनों में अंतर है। एक तो ये किससे बनता है, ये किससे बनता है, ये कठोर जल के साथ कैसे क्रिया करता है, ये कठोर जल के साथ कैसे क्रिया करता है। बस 2 चीज़ आपको याद करनी है साबुन और अपमार्जक में। अगला प्रश्न क्या है, मृत्तिका क्या है। मृत्तिका क्या है, उत्तर लिखेंगे उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अगर हम जो बर्तन होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, इसे आपने देखा होगा घड़ा, ठीक है, आपने देखा होगा भरुका, कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, और क्या नाम है तो क्या होते हैं इसको पानी में, सुराही जो बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं। अगर इनको बहुत उच्च ताप पे पका दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, उस मिट्टी को हम बोलते हैं मृत्तिका। उच्च ताप पर बने बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। या मिट्टी को उच्च ताप पे पका दीजिए तब भी हमारी क्या बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं मृत्तिका। तो मृत्तिका अगर किसी ने पूछा आपसे क्या होता है तो आप बता सकेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, संश्लेषित रेशा क्या है। जो संश्लेषित रेशा की बात करता है तो हम सब आज देखते हैं क्या होता है संश्लेषित रेशा। लिखेंगे मानव निर्मित रेशे जैसे ट्रियान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो रेशे मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि कौन कौन से रेशे हैं, जो हमारा रेयान है, नायलॉन है, टेरिलीन होता है, डेक्रॉन होता है, टेरिन होता है, ये सब क्या है, ऐसी है, ये सब हैं मानव निर्मित रेशा हैं। और इनका इस्तेमाल हम प्राकृतिक रेशा के स्थान पे करते हैं, रेशों के स्थान पे करते हैं। 30 प्रकार के ऐसे रेशों को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशा, यानी जो हमको जिसको हम संश्लेषित कर सके, यानी जिसका हम निर्माण मानव द्वारा कर सके, उसको बोला जाता है संश्लेषित रेशा। ठीक है, सीधा कहने का तात्पर्य यह हो सकता है मानव निर्मित रेशा ही संश्लेषित रेशा कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशे हैं।
इनका उपयोग प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं अक्सर प्रायः आप देखते होंगे जो ऊन होते हैं और रेशम होते हैं उन्हीं की तरह दिखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, रिपीट हो चुका है दोनों क्वेश्चन, फिर से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है खंड का के अधूरे वाक्य को खंड खा की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पे खंड का है और खंड का है खा है, इनको हमें क्या करना है, अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड का में क्या लिखा है। खंड का में पहला है मनुष्य अथवा मशीन द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। तो ये सब इसके आगे हमें कंप्लीट करना है। खंड का में ये सब कैसी वस्तुएं कहलाती हैं, जो मानव द्वारा मनुष्य या मशीन द्वारा तैयार की जाती है उनको वस्तु क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, या हम कह सकते हैं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मकान बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो मकान बनाने में हम ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखेंगे सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या किया जाता है। तो जिस सीमेंट के अगर नया प्लास्टर हम प्लास्टर कराते हैं अपने दीवारों पर, तो क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ये जो आवश्यक होता है, जो क्यूरी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्लास्टर करने के बाद यूँ छोड़ देंगे तो प्लास्टर आपका धीरे धीरे क्या करता है, भुरभुरा करके निकल जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव बहुत ही ज़रूरी होता है। कम से कम 1 हफ्ते तक पानी से उसको तराई करते रहिए, तो आपका प्लास्टर ही बहुत ही मजबूत बनेगा। अगला है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम देखते होंगे कई प्रकार की उर्वरकों का उपयोग करते हैं। रेयान रेशों को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा भी कहा है। जो रेयान रेशा है हम उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो ये आपका खंड खा में इसके आगे बताना था, लिखना था, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अगर हमें भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति की बात किया जाता है तो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उनकी पूर्ति के लिए। तो आइए देखते हैं उत्तर में। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से। पहली है कि भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः हो जाती है। अगर आपको अपनी भूमि के पोषक तत्वों को वापस लेना है, अगर मान लीजिए आपकी भूमि की पोषक तत्व की कमी हो चुकी है, तो उसको वापस लाने का सबसे पहला हमें काम क्या करना है, भूमि को जोत कर छोड़ दीजिए। जब आप भूमि की जोत को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व होती हैं, पूरे तो नहीं, थोड़े बहुत प्राकृतिक यानी पर्यावरण से ही स्वतः वापस आ जाते हैं। तो दूसरा अगर बात करते हैं फसल चक्र के नियमों का पालन करें। फसल चक्र का मतलब होता है जो हमारे 3 टाइप से रबी, जायद और खरीफ की फसलें होती है। तो कहीं ना कहीं उन चक्रों का हमें अपने नियमों का पालन करना है कि किस सीज़न में कौन सी फसल बोनी है, किस सीज़न में कौन सी फसल बोनी है, कितने समय में काट लेनी है, इन सब नियमों का हमें पालन करना है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पोषक तत्व की, हमारी भूमि में पोषक तत्व की कमी हुई है, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सुधार में आएगी। अगला पॉइंट है भूमि के पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग कीजिए। तो अगर आपको तत्काल में अगर पोषक तत्व बढ़ाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर भी अगर हम कहते हैं, लेकिन ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल भी हानिकारक होता है। जैसे हमारा केचुआ होता है जो हमको किसानों का मित्र बोला जाता है, अर्थवार्म जो होता है, उसकी वो मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं वो पोषक तत्वों के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, नीचे से जो पोषक तत्व वाली मिट्टी होती है उसको खोदकर भूमि के सतह पर लाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वो मर जाते हैं। तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल क्या करना है, कंपोस्ट खाद, यानी जो हमारा खुद का खाद होता है, देसी खाद जिसको हम बोलते हैं, गोबर वाला, उस खाद को बनाने की कोशिश करिए। अगर उसको अपने खेतों में डालते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर फसल आपकी होती है, आपके उर्वरक की मात्रा कमी नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य सबसे बेहतर रहेगा। तो इन सब चीज़ों से हम अपने खेतों की जो पोषक तत्व है कमी आई है उनको हम प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, ये सब नियम अपना करके। अगला प्रश्न है धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। अगर हम धूप में निकलते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं अक्सर लोग धूप के चश्मों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, उत्तर में लिखेंगे धूप में चश्मों का प्रयोग आँखों की रोशनी
आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं, तथा जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज होती है यानी पराबैंगनी किरणें होती है उनसे भी हमारी जो धूप के चश्मे होते हैं रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए तथा पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाने के लिए हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पराबैंगनी वाला नहीं लिखा है तो आप इसमें बढ़ा लेंगे। प्रश्न नंबर का, संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? जो संश्लेषित रेशा होता है यानी जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उससे जो कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, वो आसानी से जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? ये हमें बताना है। उत्तर में लिखेंगे संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं। जो मानव निर्मित वस्त्र होते हैं कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। जब सिकुड़न नहीं होगी तो पूरे फैले रहेंगे और हर एक एक सूते पर जितने भी रेशे होते हैं वहाँ पे जो धूप पड़ेगी बहुत आसानी से पड़ पाएगी हर स्थान पे और आसानी से सूख जाएंगे। जो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद वहाँ पे मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पतला रहेगा जल्दी सूख जाएगा, जहाँ मोटा होगा नहीं सूख पाएगा। वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणी एवं जैव अनिम्नीकरणी में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे जैव निम्नीकरणी पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणी पदार्थ वो होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होता है, उसे हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो कागज़, सूती कपड़ा, ऊन, वस्त्र, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरणी पदार्थ। अगर हम बात करें जैव अनिम्नीकरणी पदार्थ की, तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि प्लास्टिक, थैली, टिन। कहने का तात्पर्य है जिन वस्तुओं का अपघटन प्राकृतिक द्वारा हो जाता है, जैसे कि आपने कोई चीज़ वस्तु ले गए, उसको क्या किए? फेंक दिए, धीरे धीरे बात वो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाना है। अपघटित का मतलब होता है सड़ गल कर वो ख़त्म हो जाना, तो उनको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणी पदार्थ। और अगर जो वस्तुएं जैव प्रक्रिया द्वारा या प्राकृतिक द्वारा स्वतः नष्ट ना हो, जैसे कि हम प्लास्टिक को फेंक दें, जैसे फेंकेंगे वैसे एज इट इज़ हमको मिलेगा। अगर हम उसको खन के गाड़ भी देते हैं तब भी हमको वैसे ही मिलेगा। तो ये सब विघटित नहीं होते हैं, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि तौर पे आप देखते हैं प्लास्टिक की थैली कभी भी फेंक दो, टीन होगा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर कागज़ की बात करते हैं, कागज़ आप क्या गाड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद उसमें देखते होंगे उसको कीड़े सब काट पीट के ख़त्म कर देते हैं। सूती कपड़ा जो होता है डाल देंगे, धीरे धीरे वो सड़ उड़ कर ख़त्म हो जाएगा। ऊनी वस्त्र जो होता है ये धीरे धीरे क्या होते हैं? सड़ कर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये लास्ट प्रश्न था आपके चैप्टर का। आशा करता हूँ आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। जितने प्रश्न कराए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि DLED, BEd, BTC वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं जो उनके टेट या सुपर टेट में जो पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक उनके इसी 1 से लेकर के जिनकी 1 से कक्षाएँ होती हैं, सिर्फ फिलहाल 1 से नहीं मान सकते, तो कम से कम 5 से लेकर के हाई स्कूल तक जितनी भी साइंस के, मैथ्स के और कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सब कहीं ना कहीं यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जो आपके समाज में घटित घटनाएं हैं, उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, कम से कम याद नहीं करेंगे तो उसको रिवाइज 2 बार ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।